बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बखैर रागले स्टडी मास्टर इट्स मी आतिफ वक्कास। और लास्ट टाइम लेक्चर नंबर 1 में हमने वेक्टर का इंट्रोडक्शन किया था। उसमें हमने कुछ बेसिक चीज़ें वेक्टर्स के मुतालिक पढ़ी थी कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, नल या जीरो वेक्टर क्या होता है, किसी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे मेजर करते हैं, उसकी डायरेक्शन कैसे स्पेसिफाई करते हैं और किस तरह के इस पर क्वेश्चंस बन सकते हैं। फिर हमने वेक्टर एडिशन के मुतालिक थोड़ा सा पढ़ा था। उसमें मैंने आपको कहा था कि एक ग्राफिकल मेथड है, एक एनालिटिकल मेथड है। ग्राफिकल मेथड तो उसी दिन डिस्कस कर लिया था फर्स्ट लेक्चर में। एनालिटिकल मेथड मैंने कुछ चंद फार्मूले आपको बताए थे वेक्टर एडिशन से रिलेटेड, लेकिन आज हम बाकायदा उसको भी देखेंगे। लेकिन वेक्टर एडिशन जो है आज भी हमारा मेन टॉपिक होगा, क्योंकि वेक्टर एडिशन से मुतालिक काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन सकती हैं। लेकिन अगर आप वेक्टर एडिशन का एनालिटिकल मेथड देखना चाहते हैं, यानी कंपोनेंट्स के ज़रिए से आप वेक्टर्स को ऐड करना चाहते हैं, तो पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि कैसे किसी वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया जाता है। सो कंपोनेंट्स की रिजोल्यूशन भी वेक्टर्स की उसके कंपोनेंट्स में रिजोल्यूशन आज हम डिस्कस करेंगे। पहले तो मैं वही फार्मूला जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था उसी से कंटिन्यू करता हूँ। मैंने आपको बताया था कि अगर दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और उनके दरमियान कोई एंगल है थीटा, तो वो वेक्टर्स जब आप ऐड करना चाहेंगे, फॉर एग्जांपल एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है और दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में है और उनके दरमियान एंगल है थीटा, इसमें एक को ए मान लेता हूँ, एक को बी मान लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि उनका रिजल्टेंट फाइंड करूँ, तो एनालिटिकली मैथमेटिकली उसको मैं कैसे करूँगा, विदाउट ड्राइंग वेक्टर्स मैं कैसे करूँगा, ये फार्मूला है। इस फार्मूला में ए है, ये पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, गिवन होगा ऑब्वियसली। फिर बी दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। अगर तो मैग्नीट्यूड नहीं गिवन, ये वेक्टर्स जो है कंपोनेंट्स फॉर्म में है, तो फिर भी आपको तरीका बताया था कि कैसे किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हमने दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स लिखने हैं, यानी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड उसका स्क्वायर लेंगे, फिर वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेंगे, और इसी तरह यहाँ पर वही एंगल इस्तेमाल करेंगे जो इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान बनता है। वो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि एंगल दो वेक्टर्स के दरमियान कैसे हम देखेंगे। ये वो फार्मूला है जिसके ज़रिए से हमें रिजल्टेंट मिलेगा। अब इसको अगर आप देखें तो 3 केसेस लास्ट टाइम मैंने डिस्कस की थी। थीटा जब 0 हो वो केस हमने देखा था, थीटा जब 90 हो वो केस भी देखा था, और थीटा जब 180 हो तब वो केस भी डिस्कस किया था। जब थीटा 0 होगा तो रिजल्टेंट मैंने कहा था कि सिंपली a प्लस b है, दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं, सिंपली उनके मैग्नीट्यूड को ऐड कर दें, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आपको मिल जाएगा। फिर अगर ये वो केस है जब थीटा क्या हो, 0 हो। फिर जब एंगल जो है 180 हो, 180 डिग्री, तब सूरत हाल बिल्कुल इसके अपोजिट होगी। उन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करेंगे, a माइनस बी। ये मैंने a माइनस बी लिखा है, अब b माइनस ए भी लिख सकते हैं, हम सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड है। और आपको बताया था पहले चैप्टर में ही ये बात मैंने बताई थी कि मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, इसमें कोई नेगेटिव नहीं होता, तो इसको एब्सोल्यूट में बंद कर सकते हैं। ठीक है, इनको भी एब्सोल्यूट में बंद कर सकते हैं, तो मतलब मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये दो एक्सट्रीम मैंने कि दरमियान वाला केस वो केस है कि जब यहाँ पर 90 आएगा तो काज ऑफ 90 तो 0 होता है, तो फिर ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट होगा। लेकिन फिलहाल मैं इन दो में इंटरेस्टेड हूँ, और इसका रीज़न ये है कि सबसे ज़्यादा रिजल्टेंट तब होगा जब वेक्टर्स आपस में पैरेलल होंगे, यानी उनमें एंगल 0 होगा, और सबसे कम तब होगा जब वो एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो रेंज जो है वेक्टर एडिशन की रेंज, तो वो इन दो वैल्यूज़ के दरमियान होगी। तो रिजल्टेंट बिलोंग्स टू सेट, ये रिजल्टेंट जिस सेट का मेंबर है उस सेट में, वो सेट स्टार्ट होता है a माइनस बी से, और चलते चलते ये सेट पहुंचता है a प्लस बी। तो रिजल्टेंट इस सेट का मेंबर होगा। अगर आप सेट्स भूल गए हैं, ये आपने स्कूल में पढ़े थे 6th और 7th में कि सेट्स क्या होते हैं, यानी रिजल्टेंट इज अ मेंबर ऑफ दिस। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, और वो एग्जांपल ये है, फॉर एग्जांपल आपको दो वेक्टर्स दिए जाएं। एक वेक्टर जो है f1 है और उसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, दूसरा वेक्टर f2 है जिसका मैग्नीट्यूड है 15 न्यूटन, और आपको कहा जाता है कि जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू। तो एंगल उनके दरमियान मालूम नहीं है, लेकिन जनरली आपको कहा जाए कि जी इन ऑप्शंस में से कौन सा इनका रिजल्टेंट नहीं हो सकता। तो एक 20 न्यूटन मैं लिख लेता हूँ, दूसरा मैं लिख लेता हूँ 18 न्यूटन, तीसरा मैं लिख लेता हूँ जनाब 25 न्यूटन, और डी ऑप्शन में लिख लूँगा जनाब 27 न्यूटन।
अब आपसे कहा जाता है कि इनमें से कौन सा इनका वेक्टर सम नहीं है या उनका रिजल्टेंट नहीं है। तो आप क्या करेंगे, एक दफ़ा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो 15 माइनस 10 से क्या आ जाता है, 5 आ जाता है। 10 माइनस 15 लिखे या 15 माइनस 10 लिखे, मैंने पहले भी बात की, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। तो 5 और इन दोनों को आपस में ऐड कर दें। जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो इससे 25 आता है। तो 5 और 25 के दरमियान जो कुछ भी है वो पॉसिबल है, इससे 5 से कम और 25 से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। तो वो हमें कैसे पता चलेगा, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट किया, एक दफ़ा ऐड किया। तो ये रेंज है वेक्टर एडिशन की। तो इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 27 इस रेंज से बाहर है, इसलिए दिस इज द करेक्ट option because it is not possible to have 27 Newton as a resultant of these two vectors. फिर वेक्टर एडिशन को का दूसरा मेथड यानी कंपोनेंट्स मेथड के जरिए दो वेक्टर्स को कैसे ऐड किया जाता है, मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहूँगा। सिंपली ये आपको पता हो कि ये भी एक मेथड है जिसके ज़रिए से वेक्टर्स को ऐड किया जाता है। तो उसके लिए पहले वेक्टर्स की रिजोल्यूशन ज़रूरी है। वेक्टर्स को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कैसे किया जा सकता है, तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इनटू कंपोनेंट्स। अब दो तरीके हैं वेक्टर्स को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने के। एक तो ये तरीका है कि वो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हों एक दूसरे के, और एक तरीका ये है कि जनरली आप किसी वेक्टर को रिजॉल्व करें उसके कंपोनेंट्स में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, और ये वो कंपोनेंट्स होते हैं जिनमें 90 का एंगल हो, यानी वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। एक्स वाई कंपोनेंट जिसको हम रूटीन में हम कहते हैं, इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ रेडियल एंड टेंजेंशियल। रेडियल कंपोनेंट, रेडियल और टेंजेंशियल, कोई सर्कल है तो उसका एक कोई वेक्टर सर्कुलर पाथ पे फॉर एग्जांपल जा रहा है, तो आप उसकी मोशन की, उसकी वेलोसिटी के, उसकी एक्सेलरेशन के, उसके मोमेंटम के कंपोनेंट्स बनाना चाहें तो एक कंपोनेंट होगा टेंजेंशियल, एक कंपोनेंट होगा रेडियल। एक ये है, या एक पेंडुलम है और वो पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, तो इस पेंडुलम के भी आप दो कंपोनेंट बना सकते हैं किसी भी वेक्टर के जो कि इस मोशन के अंदर इन्वॉल्व है। तो उसके अगर आप कंपोनेंट बनाना चाहेंगे तो या वो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा जो टेंजिंग मीन्स टच करना, तो सर्कल के किसी पॉइंट को टच करते हुए जो गुजरे वो टेंजेंट होता है। तो एक टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा, एक रेडियल कंपोनेंट होगा। तो याद रहे ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो एक तो ये रेक्टेंगुलर की एग्जांपल है। दूसरा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मिसाल आप ले सकते हैं जी कार्टेशियन, यानी इसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो कंपोनेंट्स बनते हैं वो एक्स वाई कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। और फॉर एग्जांपल ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है और यहाँ पर कोई पॉइंट है, ये एक वेक्टर है उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में। लेट्स सपोज ये फोर्स का कोई वेक्टर है, तो ये एफ एक्स होगा, ये एफ वाई होगा। यहाँ पर कोई भी पॉइंट जो है उसके दो कंपोनेंट्स होंगे, तो जो कंपोनेंट उस पॉइंट का अलोंग एक्स एक्सिस है ये, ठीक है। मैंने यहाँ पर एफ एक्स और एफ वाई लिखा है, यानी इस साइड पे जो वैल्यूज़ हमें मिलेंगी वो फोर्स की एक्स कंपोनेंट्स की वैल्यूज़ होंगी। तो ये जो कंपोनेंट है दैट इज़ एफ एक्स एंड दिस कंपोनेंट दैट करस्पॉन्ड टू द वाई डायरेक्शन, ये जो है एफ वाई है। तो ये भी आपस में परपेंडिकुलर है, तो इनको भी आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कह सकते हैं। फिर एक तरीका ये हो सकता है कि वो कंपोनेंट्स जो है कोई फोर्स है इनक्लाइंड प्लेन के अलोंग, या कोई और वेक्टर है मोशन का और ऑब्जेक्ट इस तरह इनक्लाइंड प्लेन पे है, तो ऐसी सूरत में एक अलोंग द प्लेन होगी, ठीक है। ये पैरेलल टू द प्लेन एंड नॉर्मल टू द प्लेन। अब पैरेलल टू द प्लेन वाली जो फोर्स है या जो भी उसको कोई कंपोनेंट कोई वेक्टर है, तो एक कंपोनेंट उस प्लेन के अलोंग हो सकता है या इस तरफ या डाउनवर्ड, और एक कंपोनेंट उस प्लेन के परपेंडिकुलर हो सकता है या ऊपर या नीचे, मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर। तो ये नॉर्मल वाला वेक्टर है, ये पैरेलल वाला है, तो ये भी आपस में चूंकि परपेंडिकुलर है तो ये भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो इन तीनों के मुताबिक अगर इन सब को मैं कंक्लूड करूं, अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम हर एक को डिटेल में देखें, लेकिन मैं उनको कंक्लूड कर दूं तो हम इस तरह करेंगे कि जब भी हमें इस तरह के कंपोनेंट्स बनाने हैं तो एक्स कंपोनेंट हो, एफ एक्स हो, या रेडियल हो,
अगर वो वाला केस है सर्कल वाला या पेंडुलम वाला, और इस तरह की सिचुएशन हो, नॉर्मल हो ये वाला, तो इन तीनों केसेस में हमारे पास जो कंपोनेंट आएगा दैट वुड बी एफ कॉस थीटा। वो कॉस थीटा से रिप्रेजेंट होगा इन तीनों सूरतों में, चाहे नॉर्मल टू अ प्लेन कोई कंपोनेंट है, चाहे वो सर्कुलर मोशन में रेडियल कंपोनेंट है, या चाहे वो एक्स कंपोनेंट है अगर कार्टेशियन सिस्टम है। तो हमें जो कंपोनेंट इन नामों से पहचाना जाता है उसके साथ कॉस थीटा होता है, और जो वाई कंपोनेंट होता है उसी को टेंजेंशियल कंपोनेंट भी कहा जा सकता है, या वो पैरेलल कंपोनेंट होता है, उसे हम साइन थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये आपको याद हो। एफ जनरली मैंने उस वेक्टर का नाम रख लिया है, फोर्स वेक्टर से मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो फोर्स वेक्टर है, ये कोई भी वेक्टर हो सकता है, ज़रूरी नहीं है फोर्स होगा। इस सूरत में अगर मैं आपसे कहूँ कि इस ऑब्जेक्ट के वेट के दो कंपोनेंट्स बताएं, जो मैंने यहाँ पर इंक्लाइंड प्लेन पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है ना, ये अब इसके वेट के कंपोनेंट्स बनाने हैं, तो आपको पता है ये जो एंगल है थीटा, ये इंक्लाइंड प्लेन का है, तो ये आपको पता है कि जी वेट हमेशा डाउनवर्ड होता है। अब इस वेट के कंपोनेंट्स बनाने हैं, तो जो कंपोनेंट पैरेलल है इस प्लेन के, यही एंगल आप यूज़ करें। बेशक दोबारा कोई ज्योमेट्री ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रूफ कर सकते हैं कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो बिल्कुल इसी के इक्वल होगा, लेकिन इस वक्त आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि प्रूफ करें, ये वैसे ही मान लें बराए मेहरबानी कि ये एंगल सेम होता है। तो ये जो फोर्स है दैट वुड बी एफ साइन थीटा, क्योंकि ये एफ है, वेट को मैं एफ कहता हूँ, तो जैसा कि मैंने कहा पैरेलल वाला साइन थीटा से रिप्रेजेंट होगा। फिर मैं इसको छोड़कर इसकी बात करूँ पेंडुलम की, और ये इस तरफ आया हुआ है, तो अब इसका भी वेट है, डाउनवर्ड वेट है ये। अब इसके दो कंपोनेंट्स बनाने हैं, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जो कि टेंशन के अपोजिट डायरेक्शन में है, ऑब्वियसली वो रेडियल कंपोनेंट होगा, तो ये जो वेट का कंपोनेंट है ये एफ कॉस थीटा होगा, और इसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा दैट वुड बी एफ साइन थीटा। अब थीटा क्या है, यहाँ से आप देखें तो ओरिजिनल पोजीशन के साथ जो एंगल बनाता है ये भी थीटा है, या यहाँ से देखें ये भी वही एंगल है। तो एक तो ये तरीका हुआ, और तीसरा जो है वही जोड़ मुला और जड़े तरावे वाली बात कि जो इस तरह हम किसी वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं, तो जो एक्स एक्सिस पे उसका साया पड़ता है वो होता है एफ कॉस थीटा, और जो वाई एक्सिस पे इसका साया बनता है दैट इज एफ साइन थीटा। सो ये तीन पॉसिबिलिटीज़ आपको मुख्तलिफ क्वेश्चंस में सामने आ सकती हैं। एटलीस्ट ये तीन तो आपको लाजमी आने चाहिए। बाकी भी बहुत ज़्यादा तरीके हैं, वेक्टर्स मुख्तलिफ कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर हो सकते हैं, प्लेन पोलर हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, लेकिन हमारा फिलहाल उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ना हम उन कॉम्प्लिकेशंस में जाएंगे, टू द पॉइंट रहेंगे। तो ये चीज़ें आपको कम से कम मालूम होनी चाहिए। अब ये तो वेक्टर्स की रिजोल्यूशन के मुतालिक कुछ है। अगर मैं चाहूँ कि वेक्टर्स को कंपोनेंट्स, हाँ एक चीज़ मैं फिर भूल जाऊँगा, वो ये है कि चूँकि इसमें कास थीटा और साइन थीटा इन्वॉल्व है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम होती है कि बगैर कैलकुलेटर के साइन थीटा और कास थीटा कैसे हमें याद होगा। तो उसका मैं थोड़ा सा आपको तरीका बता दूँ। इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ है। अगर तो आप याद रख सकते हैं और आपकी मेमोरी इतनी है कि आप याद करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होती, तो फिर तो ये इंतहाई आसान है। पहले मैं ये तरीका बता दूं जो लोग याद रख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं साइन लिखता हूँ और यहाँ पे कॉस लिखता हूँ, साइन थीटा और कॉस थीटा। ऊपर मैं लिख लेता हूँ जनाब सिर्फ थीटा। तो अगर थीटा 0 है, फिर थीटा 30 है। मैं मेन जो आमतौर पे क्वेश्चंस में यूज़ होते हैं सिर्फ वो वाले एंगल लिखूंगा। ज़ाहिर है हम टेस्ट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप टू द पॉइंट चीज़ें देखते हैं, वो चीज़ें देखते हैं जो आपके लिए ज़्यादा अहम है। तो आमतौर पर ये वैल्यूज़, ये एंगल्स यूज़ होते हैं 0, 30, 45, 60 एंड 90। तो इन एंगल्स के लिए अब हम ये देखना है कि साइन थीटा की वैल्यूज हम कैसे याद रखेंगे और कास थीटा की वैल्यूज कैसे याद रखेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपकी मेमोरी अच्छी है तो फिर आप चीज़ों को याद रख सकते हैं। तो आप यूँ करें कि 0 है, साइन थीटा 0 से स्टार्ट लें, 0, 1, 2, 3 और 4 लिखें, और कास थीटा के लिए यही चीज़ें उल्टा लिखें, 4, 3, 2, 1, 0 ये लिखा। फिर क्या करें, फिर इन सबको 4 पे डिवाइड करें। अब ये ना पूछे क्यों करें, क्योंकि मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन बहरहाल आप इसको डिवाइड करें 4 पे। ये हो गया। अब इनका स्क्वायर रूट लें।
अब अगर आपको पता नहीं है कि 2 का स्क्वायर रूट क्या होता है, या 3 का स्क्वायर रूट क्या होता है, या 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, या 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, क्योंकि 4 से बड़ी कोई वैल्यू इसमें है ही नहीं, तो ब्या खुद जमा तो बवी और बाहर हाल कार दीजिए आपको मालूम होना चाहिए कि 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर रूट क्या होता है, अब ये याद रखें 2 का स्क्वायर रूट होता है 1.4। 3 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3 का स्क्वायर रूट जो है वो 1.7 होता है, और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो ये तो आसान तरीका है, साइन के लिए हमने 0 से 4 तक और कॉस के लिए 4 से 0 तक। तो आप इसको सॉल्व करें ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि इससे क्या आता है। अगर आपके लिए ये मुश्किल है तो फिर आपको ये रूल याद रखना है, अपना हाथ ऐसे रखें और मैं इसमें 5 उंगलियां हैं तो इस तरह से मैं बना लूँ। यहाँ पर आप 0 लिखें, फिर यहाँ पर 30 लिखें, फिर यहाँ पर 45 लिखें, फिर यहाँ पर 60 लिखें, और देन यू हैव 90 डिग्री। ये अब अगर तो आपने कॉस थीटा फाइंड करना है, ठीक है, तो इसके लिए एक कॉस थीटा है और साइन थीटा है। अगर कॉस थीटा फाइंड करना है तो सबसे पहले चूज़ द एंगल, चूज़ एंगल, इसमें से कोई एंगल चूज़ करें, काउंट फिंगर्स ऑन राइट पे फिंगर्स काउंट करें। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर एक एंगल चूज़ किया 60, उसकी राइट पर ही फिंगर्स काउंट कर लें, एक, यानी एक फिंगर इस साइड पे है तो 1, उसको आप n कह दें। और तीसरे स्टेप में n/4 का स्क्वायर रूट निकालें। तो इससे जो भी आता है उसको 4 पे डिवाइड करके स्क्वायर रूट निकालें। फॉर एग्जांपल इस केस में 60 आपने चूज़ किया, 60 की राइट पे एक है तो आप इसको 1 लिखें, n 1 है, और तीसरे स्टेप में 1/4 का आप स्क्वायर रूट लें, तो 1/4 का स्क्वायर रूट आपके पास 2 आ जाता है, 1/2। तो आप जानते हैं कॉस ऑफ 60 1/2 होता है। बिल्कुल इसी तरह अगर साइन थीटा को देखा जाए तो इसमें पहला स्टेप वैसा का वैसा, चूज़ थीटा। दूसरे स्टेप में आपने करना क्या है, काउंट फिंगर्स ऑन लेफ्ट। दिस टाइम आपने उस टाइम राइट पे था, इस टाइम लेफ्ट पे जो फिंगर्स हैं वो काउंट करने हैं, उसको n कह दें। एंड तीसरे स्टेप में n को 4 पे डिवाइड करें, यही, और उसका स्क्वायर रूट लें, यही आपका आंसर है। अगर इसी 60 के लिए मैं साइन थीटा की बात करूं तो आप देखें लेफ्ट पे 1 2 3 फिंगर्स हैं, तो 3/4 अंडर द रूट यहाँ पे मौजूद है, तो √3 डिवाइडेड बाई 2 आंसर आएगा। अमूमन ऑप्शंस में √3 या √2 उसी तरह ही लिखा होता है, तो आपको इस बारे में परेशान नहीं होना चाहिए कि बगैर कैलकुलेटर के ये कैसे मालूम हुआ कि √3 क्या है या 2 क्या है। लेकिन बाहर आ जाए इसके पहले भी मैंने कहा कुछ चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, और इंतहाई बेसिक चीज़ें होती हैं, बार बार इस्तेमाल होती हैं, तो इसलिए मालूम होना चाहिए। और ये साइन और कॉस थीटा का जो इनकी जो वैल्यूज़ हैं ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी इस सेंस में भी है कि आगे आप देखेंगे हर टॉपिक में तकरीबन किसी न किसी तरह से साइन थीटा या कॉस थीटा या टेंजेंट थीटा आ जाता है। तो अगर हम बात करें टेंजेंट थीटा की, टेंजेंट थीटा कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो टेंजेंट थीटा की वैल्यूज़ आसान है, क्योंकि आपने साइन और कॉस थीटा की वैल्यूज़ अगर मालूम कर ली कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आप जानते हैं कि साइन थीटा को कॉस थीटा पे डिवाइड करें, वो टेंजेंट थीटा है। तो फिर भी वही तरीका है, अगर आपसे टेंजेंट 60 के बारे में पूछा जाए तो आप जानते हैं साइन 60 जो है √3/4 है, और इन दोनों पे स्क्वायर रूट है, और इसको डिवाइड करेंगे √1/4 अंडर द रूट। सो इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, √4 कैंसिल हो जाता है, वी आर लेफ्ट विथ 3 ओनली। और अगर ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि 30 का क्या है, तो फिर 1/√3 होगा। तो जो भी वैल्यू होगी आपको अकॉर्डिंगली याद होनी चाहिए। मैं यहाँ पर सिर्फ लिस्ट के फॉर्म में लिख लेता हूँ ताकि आप इस टेबल के साथ टेंजेंट की भी वैल्यूज़ याद रखें। तो साइन ऊपर है इसलिए 0 से यहाँ से 0 आएगा, यहाँ से आ जाएगा 1/√3, यहाँ से आ जाएगा √2 डिवाइड बाई √2 इज 1। चूँकि 45 डिग्री पे साइन थीटा और कॉस थीटा एक जैसी होती हैं, इसीलिए अगर एंगल 45 हो तो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट सेम होंगे, टेंजेंशियल कंपोनेंट और रेडियल कंपोनेंट सेम होंगे, पैरेलल और नॉर्मल कंपोनेंट सेम होंगे। कब? जब एंगल 45 डिग्री हो। तो ये भी बड़ा यूज़फुल है, इस पर भी काफ़ी क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो ये बात ध्यान में रहे। फिर 60 डिग्री के लिए √3 ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पर वंस अगेन 0 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो इससे इन्फिनिटी आ जाएगी। ये टेबल आपको याद होना चाहिए। अब मैं मूव करूँगा कंपोनेंट्स के ज़रिए से रिजल्टेंट फाइंड करने की तरह, दो वेक्टर्स के दरमियान का रिजल्टेंट फाइंड करना। दो से ज़्यादा वेक्टर्स भी हो सकते हैं, तो वो तरीका क्या है, पहले तो आप यूँ करेंगे कि दोनों को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। जो भी वेक्टर्स गिवन होंगे और आपको कहा जाएगा कि जी इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट फाइंड करें, तो अगर तो और ऑप्शन आपके पास ना हो और वो कंपोनेंट्स फॉर्म में गिवन हो, तो वो तो फिर आपने मजबूरन पहले इनको रिजॉल्व करना है कंपोनेंट्स में,
और फिर उनको आपस में ऐड करना है। तो इसका तरीका ये है कि अगर एक फोर्स है F1 और इसके लिए एंगल दिया है θ1 और दूसरा फोर्स है F2 और उसके लिए एंगल दिया है θ2। अब आप चाहते हैं कि दो वेक्टर्स को ऐड करें, कंपोनेंट्स मेथड के ज़रिए ऐड करें, तो इसमें पहले के कंपोनेंट्स बनाएं F1 cos θ1 और F1y जो होगा F1 sin θ1, ये हो जाएगा। फिर इसके दो कंपोनेंट्स बनाएं, F2 का x कंपोनेंट होगा F2 cos θ2, फिर उसका y कंपोनेंट होगा F2 sin θ2। ठीक है, इस तरीके से आप पहले तो कंपोनेंट्स बनाते हैं, फिर रिजल्टेंट का x कंपोनेंट फाइंड करने के लिए दोनों के x कंपोनेंट को आपस में ऐड करते हैं। रिजल्टेंट के x कंपोनेंट फाइंड करने के लिए हम दोनों के x कंपोनेंट आपस में ऐड करते हैं, F1x प्लस F2x, और रिजल्टेंट के y कंपोनेंट्स के लिए F1 का y कंपोनेंट प्लस F2 का y कंपोनेंट, इससे आपको रिजल्टेंट मिलेगा। अब यहाँ तक बात ख़त्म नहीं हो जाती। इसके बाद जो है हमने करना क्या है, रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो वही फार्मूला जो हमने पहले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, r(x² + r(y²) अंडर द रूट। डायरेक्शन क्या होगी रिजल्टेंट की, वो फाइंड करने का तरीका ये है कि अगर तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, उसके लिए मैं 4 फार्मूले लिखूंगा। अगर तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्वाड्रेंट आप जानते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अगर वेक्टर इधर है कोई रिजल्टेंट, और इसका कैसे पता चलेगा कि इधर है या किस क्वाड्रेंट में है, तो अगर तो r(x) पॉजिटिव है और r(y) भी पॉजिटिव है, यहाँ से तो वैल्यूज आ जाएंगी, उससे पता चलेगा कि ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो अगर दोनों पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, सेकेंड क्वाड्रेंट, x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट, x पॉजिटिव है लेकिन y नेगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो राइट साइड पे x पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे x नेगेटिव, ऊपर y पॉजिटिव, नीचे y नेगेटिव, इस तरह याद रखें। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, जैसा कि यहाँ पे मैंने बताया, इधर से पता चलेगा r(x) पॉजिटिव है, r(y) पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। एंगल फाइंड करने का तरीका होगा टेंजेंट इनवर्स r(y) डिवाइडेड बाई r(x). हमें यहाँ पर उसके सिंबल्स माइनस और प्लस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरे क्वाड्रेंट में हुआ तो फिर क्या करेंगे, 180 माइनस ये जो भी आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया होगा, उसके लिए अपना r(y) होगा, r(x) होगा। क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट है तो उसमें y नेगेटिव होगा, लेकिन यहाँ पर आपने वो नेगेटिव नहीं लिखना। तीसरा जो है, अगर वो तीसरे क्वाड्रेंट में है तो फिर आपने 180 प्लस टेंजेंट इनवर्स r(y) बाई r(x) लिखना है। और अगर वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो आपने 360 माइनस द सेम स्टफ टेंजेंट इनवर्स r(y) बाई r(x) लिखना है। तो ये आपको याद होना चाहिए। इसकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाइज तो ऐसे ये अमूमन जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसमें इस तरह के की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये डायरेक्ट MCQ पूछा जा सकता है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा। अगर उसका एंगल इस तरीके से फाइंड किया जा सकता है तो फिर आपको याद होना चाहिए। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि पहले क्वाड्रेंट के अंदर थीटा की जो वैल्यूज़ हैं वो 90 से ज़्यादा हो ही नहीं सकती, क्योंकि थीटा हम लेते हैं पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में। तो पहला क्वाड्रेंट तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वो 90 हो सकता है। 90 पे तो फिर वो पूरे का पूरा वर्टिकल यानी y एक्सिस पे होगा। तो 90 से कम एंगल जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फिर 90 से ज़्यादा हो 180 से कम हो वो सेकेंड क्वाड्रेंट है। यहाँ पर थीटा जो है 90 से कम होता है, यहाँ पर थीटा जो है 90 से तो ज़्यादा होता है लेकिन 180 से कम होता है, 180। फिर तीसरे में जो है वो 180 से ऑब्वियसली 180 से ज़्यादा होता है लेकिन 270 से कम होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो थीटा है वो जनाब हमारे पास 270 से ज़्यादा होता है लेकिन 360 से कम होता है। तो ये इंफॉर्मेशन कि आपको आपके पास होनी चाहिए, ये काम आ सकती है। ठीक है, मेरा ख्याल है आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद बात करेंगे। तब तक के लिए दख्वजान ढेर ख्याल साथ दलो अल्लाह पामान। अस्सलाम वालेकुम।